पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 44, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें देखिए, त्याग राजा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, अन्नामाचार्य का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ऊपर से 4 स्टेटमेंट दिए हुए उनके बारे में, लेकिन कुछ जेनरिक स्टेटमेंट है जो कि आप आराम से देख सकते हो कि सही है। त्याग राजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागस, ऐसा ही स्टेटमेंट आपके एक बार आया था इनके बारे में, तानसेन के बारे में, कि तानसेन क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। कोई भी बड़ा पहले का सिंगर है, बहुत बड़ा गायक है, तो वो राग अपने नए क्रिएट करेंगे। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, अगली बार भी आए तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो त्याग राजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, और ऑब्वियस है ना, ये क्या बोलेंगे कि नहीं 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 क्रिएटेड, नहीं बनाया था उन्होंने। हाँ, त्याग राजा क्रिएटेड न्यू रागस, ये आपके तानसेन में भी ये स्टेटमेंट डाला हुआ था, यहाँ भी डाला हुआ था, तो ये तो सही है। अब हम जानते हैं कि 2 सही है, कम से कम इतना तो जानते थे। चलिए, एक तो एलिमिनेट हो गया ना यार, एक एलिमिनेट हो गया तो कम से कम क्वेश्चन सॉल्व तो करना है, क्योंकि एक एलिमिनेट होना है तो फिर आपके चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। तो आपने इतना तो कर लिया। मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब हम ये नहीं जानते हैं, क्योंकि सिमिलर एक और स्टेटमेंट यहाँ पे कि अन्नामाचार्य कीर्तनज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। अब यहाँ पे जो ट्रिकबाज लोग बोलेंगे कि ये रिवर्स कर दिया गया। अब ये जरूरी थोड़े कि रिवर्स कर दिया गया हो, हाँ, हो सकता है कि दोनों में से एक सही हो एक गलत हो। तो ये हो सकता है ना। तो हम 1 के बारे में नहीं जानते हैं, 4 के बारे में भी नहीं जानते हैं, 2 के बारे में जानते हैं कि पक्का सही होगा। सो नाउ वी आर वेरी कंफ्यूज कि अब कहाँ अटेम्प्ट करें। ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ ना समझ में आए तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कंटेम्प्रेरी है। कंटेम्प्रेरी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं होने के चांसेस जनरली ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कंटेम्प्रेरी ना मान के मार्क करें, और ना मान के मार्क करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। फिर आपके पास बस 2-4 बचता है। लेकिन ये हाइंड साइड की इन्फॉर्मेशन है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना इट्स नॉट ए राइट वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। दिस शुड बी साइंटिफिक वे, राइट। मन मर्जी नहीं कि नहीं, मतलब ऐसा था, कंटेम्प्रेरी नहीं होते हैं, ये गलत बात है। इसके लिए थोड़ा सा अगर आप इन्फॉर्मेशन देखा होता आपने, आपके इसमें नितिन सिंघानिया में दिया हुआ था ऐसे, तो त्यागराजा की बात करें, कम से कम नाम भी मेंशन था, तो आप एक बार विकिपीडिया पलट के देखते, उनके बारे में थोड़ी सी अभिरुचि तो होनी चाहिए कि भाई कौन थे त्यागराजा। देखिए 1847 में इनकी डेथ हुई है। कार्नेटिक म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इनके बारे में स्टेटमेंट क्यों उठाया वहाँ पे यूपीएससी ने? क्योंकि कार्नेटिक म्यूजिक में ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है, और वो ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में त्यागराजा और उनके 2 कंटेम्प्रेरी का नाम लिया जाता है, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षितर। नेक्स्ट टाइम अगर आ जाए यूपीएससी में कि श्यामा शास्त्री वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ त्यागराजा, तो वो ट्रिक मत लगाइएगा कि 2 लोग होते तो कंटेम्प्रेरी नहीं होते। ये एक विकिपीडिया के फेमस मतलब विकिपीडिया के नहीं, एक फेमस स्टेटमेंट है, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो क्या कल यूपीएससी आपसे ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि त्यागराजा बताइए कि इनके कंटेम्प्रेरी थे, मुथुस्वामी के, श्यामा शास्त्री के थे कि नहीं थे? वहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं कंटेम्प्रेरी नहीं होते। ये कोई लॉजिक नहीं होती। श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी थे। और यहीं पे चूंकि कोई भी इंसान अगर ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक को जानेगा तो वो ये समझेगा कि यहाँ ऑप्शन में अब अगर नहीं है इनमें से कोई, दैट मीन्स कि वो पर्सन कंटेम्प्रेरी नहीं है, इसीलिए दिया गया। ये क्वेश्चन ऐसे बना है, ठीक है। ये लॉर्ड राम के लिए सिंगिंग करते थे, ये भी है। सारे स्टेटमेंट यहाँ विकिपीडिया के पहले पैराग्राफ में भी दिए हुए। कहाँ से लाएगा यूपीएससी? विकिपीडिया से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूपीएससी को थोड़े होती है यार। अन्नामाचार्य, ये विकिपीडिया पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन कम इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। अन्नामाचार्य के बारे में क्या है कि ये अगेन आपको पहले ही बताया ना मैं, फोकस एरिया क्या बताया था मैंने आपको? विजयनगर एम्पायर बताया था ना। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन है। अन्नामाचार्य विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे, वहाँ पे थे ये कार्नेटिक म्यूजिक के लिए, और इनको ना आंध्र पदा कविता बोलते हैं, मतलब कि ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग। एंड ही डेडिकेटेड हिज तेलुगु सॉन्ग्स टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जहाँ पे आज टेम्पल देखते हो आप, ठीक है। विजयनगर से रिलेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है, और विजयनगर यूपीएससी का फेवरेट है। अब आप कर लेंगे अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा कंटेम्प्रेरी नहीं, कैसे? त्यागराजा का जो आपको मैंने ट्रिनिटी बताया, उसमें मैंने तो आपको कोई 2 और नाम बताए, तो यहाँ पे त्यागराजा की ट्रिनिटी में अन्नामाचार्य को डालना कैसे होगा? अन्नामाचार्य बिलोंग करते थे तो आपके विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, तो 1503 में इनकी डेथ हो गई। त्यागराजा की डेथ जो है 1700 समथिंग में हुई, तो इनका जो है कोई कंटेम्प्रेरीनेस का रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग था। 3 रॉन्ग था, तो फिर आपके सारी चीज़ें हो जाती।
मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नहीं, लॉर्ड रामा। और ये वाला जो है ना, लॉर्ड वेंकटेश्वर अन्नामाचार्य, ये सही है, ये विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते, तो 2 और 4 इस तरह से सही है। ऐसे करके है ना, ज़बरदस्ती का मत बनाइए कि कंटेम्प्रेरी नहीं होते नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बदला एक बार गूगल कर लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं आप। रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थर्ड एलिमिनेट करना बहुत आसान है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, रिवर्स किया हुआ बच्चों जैसा क्वेश्चन है। 3 तो कम से कम एलिमिनेट कर ही सकते थे ना, अब 1 to 4 और 2 4 बच गया। लिमिटेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, सिंपल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इतना तो कर ही लेते कि इक्वालिटी बिफोर लॉ तो रहेगी, हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट भी मेंटेन की जाती है। लिमिटेशन ऑफ पावर होती है ना गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, उसी से लोगों की लिबर्टी और सिविल राइट्स भी मेंटेन रहते हैं। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे रूल ऑफ लॉ के लक्षण है। एविडाइसी ने 3 आप पढ़े, वहाँ पे नहीं हो कि नहीं हो, लेकिन सारे लक्षण है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसको क्या बताना है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। इजी क्वेश्चन, मुनाल का जिसने भी किया होगा लेक्चर या श्रीराम का किया होगा, कहीं से भी कुछ पढ़ा होगा, तो लीगल टेंडर क्या होता है। द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई बोल देगी कि ये है लीगल टेंडर। अगर आप लीगल टेंडर लेके किसी के पास पेमेंट देने जाते हो, तो जिस इंसान को पेमेंट देना है वो एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके पीछे जो है ना फोर्स लगी, मतलब फोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पे स्टेटमेंट है कि ये लीगल टेंडर माना जाएगा। कल को आप दुकान में जाते हो चीनी खरीदने और बदले में जो है उसको बोलते हो कि मैं लीगल टेंडर, मतलब पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको प्यार दूंगा, तो प्यार को लीगल टेंडर नहीं अप्रूव किया गया आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा आपका। प्यार के बदले प्यार दीजिए, चीनी के बदले आप पैसा दीजिए, तो वही होता है लीगल टेंडर, है ना। कंपल्सन है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे 1 रुपीज़ के 50 पैसे के कॉइन वगैरह का होता है कि कितनी लिमिटेशन है, वो सब अलग बात है। बट ऐसे क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। तो क्रेडिटर कौन होगा? जैसे बैंक है, बैंक का आपने उधार लिया है, आप उसको जो पैसे लौटा रहे हो, वो कंपल्सन है बैंक को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप लीगल टेंडर में दोगे, रुपए में दोगे, तो बिटकॉइन दोगे तो वो लीगल टेंडर नहीं होगा। द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफरेंट, फनी स्टेटमेंट ना। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा, नहीं, ये बैंक मनी नहीं हो, बैंक मनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लीगल टेंडर की बात हो रही है। अब किसी को भी जो है आरबीआई की वेबसाइट पे चले जाइए कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर इज ए क्वाइन और ए बैंक नोट दैट इज लीगली टेंडरेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और ऑब्लिगेशन। यहीं से डेफिनेशन उठाई हुई है पूरी की पूरी। 1 रुपये से नीचे वाला लीगल टेंडर, क्वाइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी शैल बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। तो किसी को आप 1000 रुपये तक जो है 1 रुपये के कॉइन में भी दे सकते हो। उसके ऊपर बोलोगे कि 1 लाख जो है हम 1 रुपये के कॉइन में देंगे, या 10,000 देंगे, या 1001 देंगे, तो फिर ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर वो लीगल टेंडर नहीं रहता, याद रखिएगा। या फिर आपका कॉइन डिफेस्ट है, वेट लूज कर दिया, तो फिर भी वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, कॉइन सही होना चाहिए, ठीक है। तो 1 रुपी अगर आपको यूज़ करना है तो आप 1000 तक यूज़ कर सकते हैं, 1000 के ऊपर नहीं होगा। 50 पैसे हाफ रुपी कॉइन शैल बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज़। तो आप 20 कॉइन जो है 50 पैसे के दे सकते हो, उसके ऊपर दोगे तो नहीं चलेगा। वाइल एनी वन कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट कॉइन्स बियॉन्ड द लिमिट मेंशनड अबव, वॉलंटरली एक्सेप्टिंग कॉइन्स फॉर अकाउंट एक्सीडिंग द लिमिट मेंशनड अबव इज नॉट प्रोहिबिटेड। तो आप एक्सेप्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉलंटरी होगा कि वो यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन बाकी के लिए आपको करना पड़ेगा। एवरी बैंक नोट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉइन आता है कॉइनेज एक्ट से, ओके, 2011 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्शन 6 होता है, वहाँ से होता है। कॉइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। द कॉइन्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर 6 ऑफ द कॉइनेज एक्ट 2011, ओके। अगर बात करें बैंक नोट की, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, अभी यही चल रहा है ना, 1000 नहीं चल रहा। तो ये जो है आपको वहाँ पे बैंक नोट इशूड जो है वो लीगल टेंडर रहेगा एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द अमाउंट एक्सप्रेस देयर इन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे गारंटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे तो फिर वो आपको वहाँ पे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक बात और याद रख लीजिए कि 1 रुपये का जो नोट होता है ना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पब्लिश करती है, तो वो मतलब टेंडर करती है, तो वो भी एक लीगल टेंडर है। और 500 रुपये और 1000 का जो पहले वाला अगर आप नोट लेकर जाएंगे, जो महात्मा गांधी सीरीज का था, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो नवंबर 8 2016 के बाद अगर आप लेके जाएंगे तो वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, नवंबर 8 से ख़त्म हो चुका था। ये हो गया ना, ये नॉलेज आपके लीगल टेंडर वगैरह का। कानूनी टेंडर है, मतलब पैसे लौटाने का तरीका है,
मतलब समझे कि वैलिडिटी किस चीज़ की है इंडिया में, कॉइन की और नोट की, बस उतनी सी बात है। 47, इफ़ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। अच्छा, गवर्नमेंट मतलब कार दे दे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि मैं जैसे यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, 5 आवर्स मैंने पढ़ा है यहाँ पे, और मान लीजिए कि मुझे किसी कोचिंग से ऑफर हो जाए कि मतलब 1 घंटे का आपको मैं 10,000 तो ज़्यादा हो गया, 1 घंटे का 7K देंगे। अब मैंने यहाँ पे 5 आवर्स क्लास ली, मेरे एडमिशन है इसमें 2000, तो मुझे 2,000 रुपये मिले पूरे कोर्स के लिए। 5 आवर्स की क्लास ली तो और टोटल मैंने 4 सीरीज कराए, 4 पेपर कराए, तो मैंने टोटल क्लास ली 20 आवर्स की, है ना। पैसे मिले कितने मुझे? 2,000 रुपये। और मान लीजिए कि मैं यहीं पे मतलब 20 आवर्स की 7,000 के हिसाब से ले लूँ, तो मुझे पैसे मिलेंगे कितने बताइए? 7 दूनी 14, राइट। चूँकि 000 भी है तो 14 हो गया, और उसके बाद 0000, तो मुझे मिले 1,40,000। तो यहाँ मुझे मिले 2,000 रुपये 1 रुपये के हिसाब से, और 1,40,000, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया? मैंने एक कोचिंग वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ी तो मेरा 1,38,000 जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, वो मेरा कॉस्ट लग गया, उतना मैंने इनकर किया अपने आप पे। लॉस को कॉस्ट बोल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी तो उसके बदले आपको नुकसान क्या हुआ, उसका कॉस्ट क्या पड़ा आपको, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट आपको फ्री में चीज़ें देंगी, गवर्नमेंट आपको फ्री में गैस देगी, बिजली देगी, उसके जगह पे गवर्नमेंट आपको इंडस्ट्री में लगा देती वही चीज़ें, या पैसा बचा लेती कहीं और यूज़ कर लेती, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। ये तो बिल्कुल गलत है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड। ऐसा गवर्नमेंट क्या गधी है? ऐसा नहीं है ना। गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया है कि भाई लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है सब्सिडी की, या एक टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए, आगे डेवलपमेंट के लिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर थोड़े करती है गवर्नमेंट। अकाउंट अपना देखती है कि भाई इस चीज़ का कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कैसे आगे चीज़ें चलेंगी, पॉलिटिकल डिसीजन भी हो सकते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। ये कौन सी बात हुई कि कंज्यूमर से ट्रांसफ़र करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट को दे दी? कंज्यूमर को नहीं मिल रहा था तो क्या कंज्यूमर का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा था? गवर्नमेंट आपको फ्री में चीज़ें देती है तो गवर्नमेंट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके अपने पे ले लेती है। ऐसा तो नहीं है कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था कुछ। आपका क्या था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। यस, दिस इज नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो चल रहा था ना, वो कहाँ जा रहा है? टैक्स पेइंग पब्लिक पे जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई जो सब्सिडी कम की जाए, क्योंकि टैक्स पेइंग लोगों को जो है दिक्कत हो रही है। इंडिया में टैक्स पे करते हैं लोग 4 से 5%। अब ये कमा के जो है अपना 25% डोनेट कर रहा है मेहनत की कमाई, और बाकी जो है 95% लोग जो हैं वो किसी कारण से, मजबूरी से ही सही, लेकिन उनको सब्सिडी मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। तो जो कंज्यूम कर रहा है, जो कंज्यूमर है, जो फ्री में ले रहा है ना, वो जो कॉस्ट पड़ा वो कहाँ जा रहा है? टैक्स पेइंग पब्लिक पे जा रहा है। जो पब्लिक जो है टैक्स पे कर रही है, जो कंज्यूम कर रही है उसको फ्री में भी नहीं मिल रहा, मेहनत करके कर रही है, उस पे जा रही है। ट्रिकी क्वेश्चन था। 48, इंक्रीज इन अब्सोल्यूट पर कैपिटल रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। ये बहुत एक लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि जीएनपी जो है, रियल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो भी राइज हो रही है, अब्सोल्यूट लेवल पे भी राइज हो रही है, मतलब ओवरऑल भी, और पर कैपिटा मतलब पर पर्सन भी राइज हो रही है, और फिर भी वो हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना बताए, तो फिर क्या मतलब है इसके पीछे? सिंपल ये बोल रहे हैं, मान लीजिए एक कंट्री में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है, ओवरऑल भी बढ़ रहा है अब्सोल्यूट लेवल पे, और पर पर्सन पर कैपिटा भी बढ़ रहा है, बड़ी आइडियल कंडीशन है। लेकिन फिर भी अगर वो, इसका मतलब है कि फिर भी अगर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में अच्छी नहीं हो रही, तो फिर क्या मतलब है उसका? क्यों होगा ऐसा? ये तब हो सकता है जब कंट्री में इसके बावजूद भी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। ये कैसे हो सकता है ऐसी कंडीशन? ओवरऑल जीएनपी इतनी है, मान लीजिए कि 100, कंट्री की पॉपुलेशन है 30, डिवाइड कर देंगे तो पर पर्सन 3.3 आएगा। लेकिन हो सकता है कि ये 100 जो जीएनपी है उसके पीछे 5 ही लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान हो, 5 ही लोग मजा कर रहा हूँ, तो जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे पर तो 3.3 आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि बाकी 25 जो हैं उनके तरफ से 0.2 आ रहा होगा, और बाकी 5 लोग जो हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ऐसी कंडीशन बन सकती है ना। तो बाकी लोग गरीब हैं, पॉवर्टी में जी रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन कुछ लोगों के कारण, जैसे इंडिया में तो भी तो है ना, इंडिया में मान लीजिए कि जीडीपी है अच्छी,
तो उसमें सर्विसेज सेक्टर का बहुत योगदान है, एग्रीकल्चर पीछे चल रहा है। एक तो कुछ स्टेट हैं जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इनका बहुत योगदान है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट या बिहार वगैरह का जो है वहाँ पे कम योगदान है। तो ऐसी तो डिस्पैरिटी होती है ना। पर कैपिटा भी आपका है, अब्सोल्यूट भी है, लेकिन कुछ लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में जी रहे हैं। बाय द टाइम मोर पीपल आर इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कंट्री का हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है। और क्या क्या ऑप्शन है? इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ एग्रीकल्चरल आउटपुट। इससे क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं हो सकता किसी कंट्री में खाली एग्रीकल्चरल आउटपुट हो। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करता है, फिर भी है ना डेवलप्ड कंट्री। इससे क्या मतलब है इंडस्ट्रियल आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो सकता है एग्रीकल्चर इकॉनमी हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल, उसी को रिवर्स कर दिया। नहीं है एग्रीकल्चर, नहीं है। क्या सऊदी अरबिया में एग्रीकल्चर है? नहीं है ना, अपने पेट्रोलियम के वो प्राइमरी उत्पादन पे चल रहा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट हो रहा है, तेल निकल रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, तो वहाँ पे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा? इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, ये क्या बात हुई? हो सकता है कि किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं हो, एक्सपोर्ट अच्छा नहीं हो तो उसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा कंट्री में। लोगों के पास हो सकता है कि यहाँ पे हर इंसान के पास 1-1 करोड़ रुपया है, वो बाहर से सामान मंगवा रहा है, हार्ली डेविडसन इंपोर्ट करवा रहा है, एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, कंट्री के अंदर बहुत पैसा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन अगर गरीबी रह गई, अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, दैट मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, इसमें क्या कोई सॉल्व करेगा एग्जाम में जाके? घर पे जाके बैठ के, छत पे बैठ के सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 49, मजाक नहीं है, सिंप्लिसिटी तो है, क्या बोले। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ ए प्रोसेस विच इनेबल्स। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्मेशन होगा? फोकस एरिया, कैपिटल लगे हुए वर्ड। एक बार पूछा यूपीएससी ने कि सोशल कैपिटल क्या होता है, एक बार यूपीएससी पूछ रहा है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, और ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं विद इन 2 ईयर्स के डिफरेंस पे। सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है? लोगों को पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, है ना, लोगों को इंटेलिजेंट बनाइए, लोगों को अच्छी शिक्षा दीजिए, लोगों का हेल्थ मेंटेन करिए, ऐसी चीज़ें करिए कि नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा हो, एजुकेशन बहुत अच्छी की हो, रिसर्च हो कंट्री में। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि टच नहीं की जा सकती। कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन लोग बहुत एजुकेटेड हैं। सोसाइटी में जो है जो आपके कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं है, लोग हेल्दी हैं। और लोग हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे तो क्या होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, है ना। कंट्री आगे बढ़ पाएगी, अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन करके एम्प्लॉयमेंट ले पाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड होने का मतलब क्या है? कंट्री में ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, तो इंडिया की यूथ को स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। अच्छा, क्या मजाक वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि लोगों के पास पैसा जमा हो जाए तो वो ह्यूमन कैपिटल हो गया। अरे ह्यूमन को खुद कैपिटल होने की बात हो रही है, ह्यूमन के पास कैपिटल होने की बात नहीं हो रही, मजाक बना दिया। इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, वेरी वेरी राइट, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 2 होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, नहीं यार, टेंजिबल वेल्थ कार ले ली, गाड़ी ले ली, सऊदी अरबिया को देखिए ना, ह्यूमन कैपिटल क्या ही डेवलप हुआ है लोगों का। लोगों के पास नॉलेज है ना, स्किल है ना, कैपेसिटी है ना, खाली पैसा है, तो कैपिटल जमा कर रखा है, टेंजिबल वेल्थ। और छोड़िए ना, आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है? इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, दोनों तो एक ही स्टेटमेंट है यार। यूपीएससी के पास और कुछ नहीं दिमाग चल रहा था तो ये लगा दिया, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, और यहाँ पे लिख दिया एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, दोनों तो एक ही चीजें हैं। पैसा रखें या टेंजिबल वेल्थ रखें, एक्यूमुलेशन आ गया ना यहाँ पे दोनों लोगों के पास। यहाँ लोगों को बात हो रही है एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। इनटेंजिबल वेल्थ क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल लेवल, आपकी कैपेसिटीज, आपकी नॉलेज। 2 and 4 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, 5वीं क्लास का क्वेश्चन नंबर 50। डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। पिछली बार बोला ना कि जीएनपी भी बढ़ रहा है, ओवरऑल भी बढ़ रहा है, अब्सोल्यूट और पर कैपिटा भी बढ़ रहा है, फिर भी कंट्री डेवलप नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंट्री में पॉवर्टी है, इसलिए कंट्री को डेवलप नहीं बोला जा रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कंट्री में हाई सेविंग इकोनॉमी है, लोग जो सेविंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, फिर भी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट, क्यों? इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। देखिए, ये क्वेश्चन कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग सकता है,
डिफ़िकल्ट इसलिए लगेगा कि वो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो को ठीक से समझेंगे नहीं। हमने क्या यहाँ पे पूछा हुआ है कि कंट्री में सेविंग हो रही है, हाई सेविंग हो रही है, फिर भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सॉरी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज। तो पहला जो है ना कि कंट्री में हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बावजूद ये दोनों साथ में चल रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट वाई, कैपिटल कंट्री में सेविंग हो रही है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन के बावजूद भी कंट्री में आउटपुट क्यों नहीं बढ़ रही। कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब इधर कैपिटल हमने लगाया और फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा कंट्री में, ऐसा क्यों हो रहा है, यही पूछ रहा है ना। फर्स्ट पार्ट भूल जाइए, डिस्पाइट बीइंग ए सेविंग इकोनॉमी। यहां से देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, क्यों? आपने कैपिटल लगाया लेकिन फिर भी आपका आउटपुट जो है सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए आपको लास्ट जो स्टेटमेंट है ना, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसको समझना पड़ेगा। कई लोग क्या करेंगे कि वो कैपिटल ऊपर रखेंगे, हाई कैपिटल, और आउटपुट नीचे रखेंगे, और बोलेंगे कि मतलब अगर इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या करेंगे कि कैपिटल को 100 कर देंगे, आउटपुट को 5 करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे और निकालेंगे कि 20 आएगा। फिर कैपिटल को वो क्या करेंगे, कैपिटल को 20 कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 करेंगे, और बोलेंगे कि ये जो देखो ये 20 नंबर बड़ा है, ये 4 छोटा है, तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि कैपिटल को चेंज कर रहे हैं। आपको इस चीज़ को ना ऐसे नहीं समझना, आपको ये समझना होगा कहीं ना कहीं आउटपुट से कैपिटल बने वो अलग बात है। आपको ध्यान देना है कि आपने पैसा जो लगाया ना वो आपने कैपिटल लगाया, देख रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। कैपिटल फॉर्मेशन आप कर रहे हैं, बात को समझिए, कैपिटल फॉर्मेशन आप कर रहे हैं, फिर भी आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा, तो रेशियो वही होगा, कैपिटल टू आउटपुट ही होगा। लेकिन इसको अगर आपको एग्जाम टाइम में कैलकुलेट करके देखना है इसका इम्पैक्ट, तो ऐसे कैलकुलेट करना होगा कि आपका कैपिटल कम लगे, उससे आउटपुट होता है। अब रेशियो निकालिए, मान लीजिए कि आपने कैपिटल 5 लगाया है ना, कैपिटल 5 लगाया और आपका आउटपुट हुआ 20, ठीक। उससे भी आसान एग्जांपल लेते हैं, आपने कैपिटल 5 लगाया और आपका आउटपुट हुआ 50, ठीक। तो ये रेशियो कितना आएगा बताइए, 5 से 50 को डिवाइड कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, तो ये रेशियो आपका 0.1 आ गया। और अब मान लीजिए कि आपने कैपिटल 5 लगाया और आपका आउटपुट कितना आया, 5 आया मान लीजिए। अब ये रेशियो कितना हुआ, 1। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से बड़ा कौन है, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो ही पूछ रहा है ना, बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला कंडीशन है। और दोनों में आप कैपिटल बराबर लगा रहे हैं 5, लेकिन आउटपुट देखिए, पहले वाले केस में आउटपुट कितना आया था 50, दूसरे वाले केस में बस उसका 10th मतलब 10वां हिस्सा है, 5 आउटपुट आया। तो किस में आउटपुट कम आया, किस में ज़्यादा आया? जब कैपिटल टू आउटपुट रेशियो बड़ा है तो आउटपुट लेस है, और जब कैपिटल टू आपका जो आउटपुट रेशियो छोटा है ना, तब आपका आउटपुट देखिए 50 है, मोर है। दैट मीन्स कि आपके कंट्री में कैपिटल टू आउटपुट रेशियो जितना कम रहेगा उतना ही कम कैपिटल में आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। यही चीज़ दी हुई है कि आपके कंट्री में आइडियल कंडीशन है, सेविंग हो रही है ना, कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रही। मतलब कि मशीन सब लगा रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि आपके कंट्री में कैपिटल टू आउटपुट रेशियो जो है ना वो हाई है। जब ये कैपिटल टू आउटपुट रेशियो हाई होता है तो बराबर कैपिटल में आपको आउटपुट कम मिलता है, और जब कैपिटल टू जो आपका आउटपुट रेशियो लो होता है तो उसी बराबर कैपिटल में आपकी आउटपुट जो होती है वो ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब बाकी सारे जो वेगली यहाँ पे डाले हुए हैं, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इससे क्या मतलब है, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो तो नहीं हो, हाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। ये सब चीज़ें से कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता कि वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। इलिटरेसी तो मतलब सबसे वेग है इलिटरेसी डालना। मैंने बोला ना, अनएजुकेटेड कंट्री में भी बहुत प्रोडक्शन, बहुत आउटपुट हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लिटरेसी से फाइनेंस का कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सर्विस सेक्टर में होगा, बट वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या मतलब है? चाइना का आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं हो सकता क्या? चाइना कम कैपिटल में हो सकता है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या मतलब है? अर्बन एरिया से रूरल एरिया की क्या ज़्यादा है आउटपुट रेशियो? खुद बताइए।
मतलब आउटपुट ज़्यादा है क्या अर्बन से रूरल में? रूरल में तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ये सब क्या फालतू के दिए हुए हैं? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके आ सकते थे, लेकिन मैंने आपको कैपिटल आउटपुट रेशियो का कॉन्सेप्ट समझा दिया, नहीं तो आप उलट के देखेंगे उसको तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना? आप वो समझना होगा आपको। जनरली इंसान क्या सोचता है? जनरली इंसान सोचता है कि वो कैपिटल को नीचे रखेगा और उससे आउटपुट पैदा करेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ कैपिटल टू आउटपुट की बात की जा रही है रेशियो की, तो उसको रिवर्स करके समझना है कि कितने कैपिटल में आप कितना आउटपुट लेकर आते हो। 51 क्वेश्चन ये है, देखिए इस पे संथाल अपराइजिंग की बात फिर से हो गई, है ना? संथाल अपराइजिंग की बात होगी, बिरसा मुंडा की बात होगी, तो फोकस एरिया ट्राइबल रिवोल्ट्स। और ट्राइबल रिवोल्ट्स की जब फोकस एरिया की बात होगी ना, तो झारखंड पे फोकस करिएगा और साथ ही साथ उसके बगल में उड़ीसा पे फोकस करिएगा, बंगाल पे फोकस करिएगा। इसी एरिया में ट्राइबल रिवोल्ट आपके मोस्टली लिमिटेड थे। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रिवोल्ट से यूपीएससी जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था, संथाल अपराइजिंग हुआ था, तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या लिए थे? दोनों लिए थे। झारखंड का जो मैप है, देखिए पहले तो बिहार का मैप था ऐसे करके पूरा, है ना? इसके बीच में झारखंड बट गया, तो जो लोअर पोर्शन है झारखंड का मैप जो है, ये झारखंड का मैप रह गया। ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग संथाल परगना बोलते हैं, ठीक है? संथाल ट्राइब के कारण संथाल परगना बोलते हैं। उसके अलावा छोटा नागपुर का एरिया जिसमें धनबाद, रांची वगैरह सब कुछ आता है, तो कई एरियाज हैं ऐसे, लेकिन ये संथाल परगना का एरिया है। संथाल परगना में क्या हुआ था कि जब ट्राइबल रिवोल्ट चल रहे थे, उसके बाद जब बात है कि क्या करें, तो ब्रिटिश को लगा कि इनको कहीं ना कहीं कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। एक तो टेरिटोरी बना दिया संथाल परगना, और साथ ही साथ ये कर दिया कि इनको लगता था कि उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी। कौन ले लेगा? डीकू, बाहर से जो आया महाजन या अंग्रेज ले लेगा। तो ये रूल लगा दिया कि संथाल अपनी लैंड को नॉन संथाल को नहीं बेचेगा। और ये बच्चा बच्चा जानता है कि ये संथाल परगना एक्ट के कारण आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दो चीज़ें हैं, एक तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर एरिया के लिए, दूसरा है संथाल परगना एक्ट। इन दोनों में जो है ना, ट्राइब अपने नॉन ट्राइब को अपना लैंड नहीं बेच सकते। यहाँ पे तो ये डाल दे कि संथाल नॉन संथाल को नहीं दे सकते। क्यों किया? ताकि कोई उनकी ज़मीन हड़प ना ले। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि डेवलपमेंट करना है तो ज़मीन किसी को खरीदनी है, बेचनी है, वो नहीं हो पाता। तो जो पॉलिटिकल पावर होती है वहाँ पे रूल करती रहती है, तो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बोलती है कि हम संथाल परगना एक्ट को अमेंड करेंगे। कोई बोलता नहीं अमेंड करेंगे। बीजेपी बोलती थी थोड़ा बहुत कि अमेंड करेंगे, तो इलेक्शन हार गई। तो दोनों चीज़ें सही है। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलते हैं कि नहीं, हम लोग अमेंड नहीं करेंगे, ठीक। 52. Economically, one of the result of the British rule in India in 19th century was increase in the export of Indian handicraft. Indian handicraft को लूट लिया उन्होंने। इंडियन हैंडीक्राफ्ट को लूट लिया क्योंकि वहाँ पे मशीन वाली सारी चीज़ें आ गई, पावर आ गया, स्टीम आ गया। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम की कोई वैल्यू नहीं रह गई। हमारा जितना कॉटन था रॉ मटेरियल बन के रह गया पूरा। दूसरी बात, क्या एक्सपोर्ट होगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट का? जो लोग मुगल वगैरह के दरबार में काम भी करते थे, राजपूत रूलर वगैरह के अंदर, वो सारा तो चला गया उनका रूल। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो सारे लोग काम करते थे ना, वो रूरल एरिया में चले गए, जाके एग्रीकल्चर करने लगे। हमारा हैंडीक्राफ्ट तो ख़त्म कर दिया था उन्होंने। एक्सपोर्ट सारा इंपोर्ट होने लगा मशीन से बना हुआ। बिल्कुल गलत है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज। अच्छा, तो फिर सूरत में क्या फैक्ट्री बन रही थी? मसूलीपट्टनम में क्या फैक्ट्री बन रही थी? इंडिया ओन फैक्ट्री नहीं था, ब्रिटिश ओन कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत। बहुत आसान क्वेश्चन है। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, नहीं, मैंने तो आपको बोला अर्बन एरिया, मुगल कोट, राजपूत कोट से निकल के लोग गांव में चले गए। हैंडीक्राफ्ट वाला आदमी, गायक, सिंगर, पेंटर, सारे जो गांव में जाके बस के एग्रीकल्चर करने लगे। एग्रीकल्चर पे लोड अलग से पड़ गया बहुत ज़्यादा। अर्बन पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा था, फैक्ट्री नहीं बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा था, कुछ नहीं बढ़ रहा था। ओनली ये थिंग हो रहा था कि इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होने लगा। जो सस्टेनेंस एग्रीकल्चर था, लोग जो अपने खाने पीने की चीज़ें उगाते थे, उसकी जगह पे लोग जो है नील की खेती करने लगे, इंडिगो की। कॉटन का भी कल्टीवेशन किस लिए कर रहे हैं? कमर्शियलाइजेशन, बाहर बेचना है। ओपीएम का कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं? कॉटन का इसलिए कर रहे हैं कि बाहर जाना है ना। सॉल्ट का कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जाके उधर बाहर जाना है। ओपीएम का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना भेजना है, वहाँ से ब्रिटिश को पैसे कमाने हैं। स्पाइसेस जा रहे हैं उसी तरह से। सब कुछ कमर्शियलाइज हो गया बहुत ज़्यादा सस्टेनेंस एग्रीकल्चर की तरह, और वो भी हमारी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से हम सारी चीज़ें करने लगे। 53. If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, state emergency की बात हो रही है। The state assembly of the state is automatically dissolved. Automatically dissolve नहीं होता है, automatically dissolve नहीं होता प्रेसिडेंट रूल लगने से। ऐसा सुना है आपने? ऑटोमेटिकली नहीं होता। The powers of the legislature of that state shall be exercised by or under the authority of the parliament. या तो पार्लियामेंट करता है, नहीं तो अपनी अथॉरिटी से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है कि आप कर लीजिए, या गवर्नर को बोल दीजिए, उसके हिसाब से जैसे चलता है
पॉलिटी का सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्राफ्ट दिया और हेरिटेज दिया हुआ। फोकस एरिया नॉर्थ ईस्ट का आर्ट एंड कल्चर और साउथ इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, ये यूपीएससी का फेवरेट है, इसीलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट पहले आपको करा दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और साउथ पे फोकस रखना था, लेकिन मैं पहले हिमालयन स्टेट करा दूंगा मैपिंग में। ये शॉल के टाइप है, एम्ब्रॉयडरी है, साड़ी है, ये बहुत रेयर है ऐसा क्वेश्चन आना, बट दे आस्क्ड इट। तमिलनाडु है ओनली बाकी जो है नहीं है। अब इसका कोई उपाय नहीं है पढ़े बिना, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, मैचिंग कोई उपाय नहीं है। 55 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी की प्रॉपर्टी है। आपको सारे टॉपर लोग या जो यही बताते हैं ना कि साइंस का क्वेश्चन है तो सब सही होता, नहीं। साइंस का क्वेश्चन 2 तरह का होता है, एक होता प्रॉपर्टी होता है, दूसरा एप्लीकेशन होता है। जब एप्लीकेशन आएगा तो सारे सही होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जब प्रॉपर्टी आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये लेकिन एप्लीकेशन पूछा है कि जीपीएस का एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में कर सकते हैं, मोबाइल तो सारा आप जीपीएस से तो पहुँचते हैं एक दूसरे के घर पे, पूरा तो जूम जोमेटो वगैरह सब कुछ इसी पे बेस्ड है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता था, 1 पक्का सही होगा। तो ये ऑप्शन क्यों दिया यूपीएससी ने, क्या हमसे खेल रहा था सेंटिमेंट। हाँ, बैंकिंग ऑपरेशन में आपने कभी एटीएम पे देखा है, लोकेट द एटीएम बिसाइड दिस। एसबीआई का ऐप देखा है कि एटीएम लोकेट करिए आसपास में कहाँ है, वो किस चीज़ पे काम करता है, जीपीएस पे ही तो काम करता है ना। और भी कई सारे उसके फंक्शन हो सकते हैं, जीपीएस पे तो काम करेगा ही। बैंकिंग ऑपरेशन में बहुत जगह यूज़ होता है। तो 2 तो पक्का था, 1 2 पक्का था। और 1 2 पक्का था तो आंसर नहीं आ गया क्या। अगर आपको दिक्कत हो रही थी पावर ग्रिड में नहीं समझ रहे थे, और कोई नहीं समझेगा बच्चा, बड़ा समझ सकता। हमें तो नहीं पता पावर ग्रिड में कैसे कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं जीपीएस का, बट हमें इतना तो पता है ना कि 1 2 सही है। 1 2 सही तो बचता क्या है हमारे पास, 1 2 3 तो बचता है। ईजी बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ लिए। 56 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेज एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऐसा क्या, तो स्टेट का कौन करता है, बाहर से आता है उसके लिए सुनील गावस्कर, सॉरी अक्षय कुमार बाहर से आता हूँ कनाडा से। नहीं भाई, दोनों के लिए करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ पे भी सिक्योरिटी की बात आएगी वो जीसेक की, डेट की बात जो आएगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, वो आरबीआई देखेगा। सेकंड देखिए, द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होगा, उनको लगा कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है, नहीं। ट्रेजरी बिल ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स ऑफर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंटेड फ्रॉम द पार वैल्यू। ये बात सही है बिल्कुल। जीरो कूपन बॉन्ड बोल सकते हैं आप उनको, ट्रेजरी बिल को। जीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, उस पर डिस्काउंटेड दिया जाएगा आपको। फिर बाद में आप उसको जो जितना डिस्काउंट दिया उसके ऊपर आप उस पर पैसे कमा लो। 2 और 3, ठीक है। ये बेसिक इकॉनमी का है, तो इकॉनमी तो पढ़ के जानी पड़ेगी इतनी आपको, ट्रेजरी बिल वगैरह फेवरेट है यूपीएससी का ये सब। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन वगैरह वाला भी देखिए, कहीं ना इन्फ्लेशन, डेट, मॉनेटरी पॉलिसी, आजकल मैंने देखा है कि एफआरबीएम बड़ा इसका फेवरेट है, 2 बार पूछ चुका। तो ये सारी चीज़ें इसकी फेवरेट हैं। 57 अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। सही बात है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है, आपको पता है ना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये आपके जो सन की तरफ से जो और बाकी जो कॉस्मिक रेज वगैरह आती हैं, सन का जो मैग्नेटोस्फेयर वगैरह से आता है यहाँ पे ना, उससे आपको प्रोटेक्ट भी करता है सन का। कभी कभी यहाँ पे नहीं तो अधिक बहुत ज़्यादा सन की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो प्रोटेक्ट करता है। और आप जब प्लेट आप पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी, तो वहाँ भी आप पढ़िएगा ज्योग्राफी में कि टाइम टू टाइम ये जो मैग्नेटिक पोल है ना, नॉर्थ और साउथ, ये रिवर्स हो जाता है सडनली। जो है ये वाला जो है नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये साउथ हो जाएगा। और इसी के हिसाब से रॉक की जो है ना एजिंग की जाती है। जो अंदर जो आपके वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मिड ओशनिक रीजेस, MOR, वहाँ से जो है लावा के फॉर्म में चीज़ें निकलती हैं दोनों साइड से। थोड़ी देर बाद मान लीजिए कि अर्थ है और यहाँ पे मिड ओशनिक रिज है, और वहाँ पे लावा के फॉर्म में इधर निकला, इधर निकला। इसकी मैग्नेटिज्म जो है अर्थ के हिसाब से चल रही थी, तो कुछ ऐसे मेंटेन की हुई थी। और थोड़ी देर बाद की आप देखेंगे ना, कुछ हज़ारों साल की, तो फिर वो चेंज हो जाएगी, वो साउथ और नॉर्थ हो जाएगा। तो इसी से सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह का भी पता चला, ये जो है साउथ और नॉर्थ हो जाएगा ऐसे करके, फिर रिवर्स होता रहेगा। तो पता चलता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कितने रेट से हो रहा है। हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कैलकुलेट कर पाते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के हिसाब से। तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है ना, हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 1000 ईयर्स। बिल्कुल सही बात। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 400 मिलियन ईयर्स अगो, देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया ऑक्सीजन नहीं था,
ऑक्सीजन नहीं था भाई, एनॉक्सिक एनवायरनमेंट था शुरुआत में पूरा, बायोलॉजी का बेसिक है ये, ठीक है। When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the, हाँ जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आए तो उन्होंने अर्ली एटमॉस्फेयर को जो है वहाँ पे चेंज किया और फिर ऑक्सीजन वगैरह प्लांट से जो है रिलीज हुआ, तो इस तरह से ऑक्सीजन आया है। शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। 57 के बाद 58, द टर्म वानाक्राई पेटिया एंड, वानाक्राई तो बहुत ईजी था, वानाक्राई वायरस था ना साइबर अटैक का, है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे। तो पेटिया और एटर्नल ब्लू तो लोगों ने कम सुना था, बट वानाक्राई सबको पता था कि डू यू वाना क्राई और गिव द मनी, तो साइबर अटैक था ये, ओके। पूरा का पूरा कंप्यूटर बैठ जाता था, बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। अभी बड़ा सा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेज इन इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। नाम में क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, बढ़िया लगा कि नहीं आपको? मिनिमम टिलेज क्या होता है? देखिए, जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज का ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सबसे पहले, आपको कई लोगों को यही नहीं पता है कि टिलेज क्या होता है। आप खेत लगाते हो, हल चलाते हो, टिलेज क्यों करते हो? पिछली क्रॉप का जो सामान यहाँ पे फंस गया था उसकी टिलिंग करते हो ना, उसको जो हल चलाते हो तो क्या होता है कि वो निकल जाता है, वहाँ से मिक्सिंग अप हो जाती है, खरपतवार भी जो एक तरह से फर्टिलाइजर बन जाता है। नहीं तो गड़ा रहेगा तो आप उसमें नया क्या डालोगे? सारे सॉइल के पोर में अगर पुरानी क्रॉप का खूंट बचा हुआ तो आप नया क्या डालोगे? इसलिए टिलेज की जाती है। बट टिलेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टिलेज सॉइल को लूज कर देता है। तो इसलिए कई एरियाज में हम लोग जीरो टिलेज यूज करते हैं, खास करके पहाड़ी एरिया वगैरह में, है ना। नहीं तो क्या होता है कि सॉइल जो है अपना लूज हो जाता है और सॉइल की डिग्रेडेशन भी होती है। जहाँ पे सॉइल लूज है ऑलरेडी, बहुत ट्रीज वगैरह नहीं है आसपास में, पानी का बहाव है, तो जितना आप उस पर टिलेज करोगे उतना सॉइल का अपर न्यूट्रिएंट भी बह के चला जाएगा, सॉइल भी चला जाएगा। तो जब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात होती है ना, तो वहाँ पे हम मिनिमम टिलेज करते हैं। जब कंजर्वेशन, ऐसे टिलिंग करिए, लेकिन जीरो टिलेज या आप मिनिमम टिलेज से क्या होता है कि सॉइल वहाँ से फैलता नहीं, वहाँ से लूज नहीं होता, पकड़ के रखता है। तो ये चीज़ें करनी पड़ती है और न्यूट्रिएंट जो है मेंटेन रहते हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पहले की जो प्लांट के खूट बचे हैं उसका कोई उपाय करना पड़ेगा आपको। बट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ये करते हैं। बाद में क्या है, अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ समझ में आ रहा तो बड़ा इजी है, पहला और थर्ड स्टेटमेंट सेम है। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप को अवॉइड क्यों करना है आपको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक एग्रीकल्चर का टेक्निक है। प्लांटेशन क्रॉप लगाना एक वहाँ पे कि कौन सा क्रॉप लगाएंगे नहीं लगाएंगे आपका डिसीजन है, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से। प्लांटेशन क्रॉप में तो बहुत कुछ आता है, बनाना का प्लांटेशन हो सकता है, कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है, रबर का प्लांटेशन। इसको अवॉइड करेंगे आप तभी जाके कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होगा। डू यू रियली थिंक सो? अरे, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस, ये हो सकता है। क्रॉप का जो रेसिड्यू है उससे सॉइल सरफेस को कवर करेंगे। तो अब देखिए ना, अब मिलते जुलते, मैंने पहले क्या बोला, मिनिमम टिलेज से क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन होता है, और क्रॉप रेसिड्यू से कवर करोगे सॉइल सरफेस को तो वो भी नहीं उड़ेगा, डिग्रेड नहीं होगा, इरोजन रोक रहे हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। तो मिनिमम टिलेज करोगे तो भी इरोजन रुकेगा, क्रॉप रेसिड्यू से कवर करोगे तो भी इरोजन रुकेगा। अडॉप्टिंग अ स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन वगैरह करोगे तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट मेंटेन रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सब कुछ जो है, सॉइल में न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन की बात हो रही है, सॉइल के न्यूट्रिएंट के कंजर्वेशन के लिए मिनिमम टिलेज करिए, ताकि न्यूट्रिएंट बाहर से निकल के उसका लूज होकर बाहर लूज ना हो जाए आपका सॉइल से। टिलेज करेंगे तो वो उड़ जाएगा, वो इरोजन हो जाएगा उसका। दूसरा, क्रॉप रेसिड्यू से सॉइल सरफेस को कवर करिए तो फिर भी न्यूट्रिएंट वहाँ पे दब के बचा रहेगा। और फिर अगर आप क्रॉप रोटेशन करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट का यूज़ करते हैं, तो फिर भी आपका जो है न्यूट्रिएंट बचा रहेगा। बीच में आप नाइट्रोजन रिलीज करने वाला लेग्यूम लगा दीजिए। ये सारे हो गए आपके कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के प्रॉपर्टी, सब जो है सॉइल की प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं। आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस और दूसरा कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक ही तरह की क्रॉप लगाना, हालांकि आप प्लांटेशन क्रॉप को भी मिक्स कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्लांटेशन हमेशा जो है एक साथ बल्क में लगाए जाते हैं। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, प्लांटेशन के क्रॉप होते हैं भाई, तो हमें करना है तो करना है, हमें लगाना है बनाना तो लगाना है। उसमें कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन की बात कहाँ से आ रही है? अब कुछ कुछ एरिया होते हैं हर चीज़ के लिए। बड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की क्वेरी है। द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटेंशन इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट। इतना इजी क्वेश्चन है, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सिक्स्थ मास एक्सटेंशन क्या होगा। अरे, मास एक्सटेंशन क्या होता है? सिक्स्थ मास एक्सटेंशन क्यों होगा? सिक्स्थ मास एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं?
एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक इंसानों के कारण मास एक्सटेंशन हो जाएगा हमारी हरकतों से। मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, यही होगा सिक्स मास एक्सटेंशन। अभी चल भी रहा है एंथ्रोसीन एपॉक या ऐसा कुछ चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। और वही चीज़ जो है, ग्लोबल वार्मिंग करोगे, क्लाइमेट चेंज करोगे तो फिर सिक्स मास एक्सटेंशन हो जाएगा। अभी तो आईपीसीसी का रिपोर्ट आ गया, बहुत डरावना सा, सिक्स मास एक्सटेंशन की बात कर रहा है वो। इस तरह से 60 क्वेश्चन हो गए, नए वाले में लेक्चर में मिलेंगे तो 61 से 80 करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।